हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का एसएसटी। एसएसटी का पूरा नाम सोशल साइंस होता है। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते? समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं उसे ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं, जिसका आपस में पूंजी का अभाव होता है, जिसकी स्थिति दयनीय होती है। दैन मतलब उसकी जो होती है आय बहुत ही दयनीय होती है, बहुत ही कम होती है। अगला दूसरा क्वेश्चन, साम्राज्यवाद से क्या समझते हैं? साम्राज्य मतलब क्या होता है साम्राज्यवाद? जब कोई बड़ा देश किसी छोटा देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जब कोई बड़ा देश छोटा देश पर अपना जोर जबरदस्ती अधिकार जमा लेता है उसे ही राष्ट्र साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ है शोषण करना। किसी भी देश पर अपना अधिकार जमा लेता है, समझ कि भाई शोषण नहीं कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, जोल्वे लाइन। जोल्वे लाइन क्या है? जोल्वे लाइन एक व्यापारी संस्था है जिसकी गठन 1834 में प्रास ने किया था। इसका गठन जोल्वे लाइन का गठन किसने किया था? प्रास ने। इसका जोल्वे लाइन का गठन प्रास ने किया था। इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों की रक्षा करना। इसका मुख्य कार्य है व्यापारियों के हितों की रक्षा करना, देखभाल करना। हितों मतलब देखभाल करना। इसके संस्था ने पूरे जर्मन को आर्थिक रूप से एक किया। इसकी संस्था ने पूरे जर्मन को आर्थिक रूप से एक किया। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? इसके बारे में बताना है। उत्तर में होगा इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख को कहा जाता, जिसका कहना था किसी भी देश पर शासन करो लेकिन जनता की भलाई न करो। तो ऐसा शासन करके क्या फायदा? जनता की भलाई न करे तो राजा स्वार्थी न होगा, अपने के लिए स्वार्थी। अब चलेंगे 5वां क्वेश्चन की ओर। उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है? जब कोई शक्तिशाली देश एवं उन्नत देश किसी कमजोर देश के ऊपर अपना शासन और नियंत्रण स्थापित कर लेता है उसे उपनिवेश कहा जाता है। और उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसमें तानाशाही शासन होते हैं जो संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों पर जमकर शोषण करते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। क्रांति के पहले रूस की किसानों की स्थिति कैसी थी? रूस की किसानों की स्थिति कैसी थी? तो क्रांति के पहले रूस की किसानों की स्थिति दयनीय थी। मतलब जो किसान वहाँ करते थे खेती, बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही कम थी, क्योंकि वे अपने खेतों को पुराने तकनीकों से करते थे, जिस खेती किया करते थे जिससे फसल का पैदावार बहुत कम होता था। साथ ही शासक के द्वारा किसानों पर टैक्स लिया जाता था। उसे ही क्रांतिकारी के रूस की क्रांतिकारी कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। शीत युद्ध क्या है? वैसा युद्ध जिससे किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल बातों बात में ही उसे ही होता है, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। इसे
युद्ध भी कहा जाता है। वाक मतलब बोलना, बोल के भी युद्ध किया जाता है, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। यह युद्ध रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। यह युद्ध है जो रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। और 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी एक प्रकार की एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं? यह भी एक प्रकार की बंधुआ मजदूर है, जिसमें फ्रांसीसी की जो सरकार थे, वियतनामियों को मजदूरों को रबर की खेती तथा खदानों में काम करने के लिए मजबूर करते थे। नहीं काम करने पर उसको पीट पीट कर जेल में बंद करते थे। कई बार तो उसको पीट पीट कर मार भी दिया जाता था। उसे ही एक तरफा अनुबंध कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कॉलर रिवॉर्ड क्या है? स्कॉलर रिवॉर्ड क्या है? 1868 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा ईसाई धर्म का जोर शोर एवं उग्र तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसके विरोध में वियतनामियों के लोगों ने, खासकर नोगुएना और हथिएना के लोगों ने ईसाई को हजार हजार की संख्या में मौत की घाट उतार दिया। इस घटना को स्कॉलर रिवोल्ट कहा जाता है। स्कॉलता है स्कूलों में भी स्कॉलरशिप है। स्कॉलर का मतलब क्या होता है? स्कॉलर का मतलब होता है, इसमें विद्यार्थी भी शामिल थे। विद्यार्थी इसलिए शामिल थे कि वहाँ के जो शासक थे, फ्रांसीसी शासक ईसाई धर्म में, वो पहरा देते रहता था दुगारी के स्कॉलर के स्कूल के बाहर, कि हमारे बारे में विरोध कर रहा है, इसलिए उसका नाम स्कॉलर रिवॉल्ट कहा जाता था। 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वामित्व के आधार पर सांसद के विविध रूपों का वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पर सांसद को 4 भागों में बांटा गया। पहला, व्यक्तिगत सांसद। दूसरा, सामुदायिक सांसद। तीसरा, राष्ट्रीय सांसद। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय सांसद। पहले देखते हैं। वैसे सारे सांसद जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिपादत या अधिकार होता था, जिसके एवज में यह सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता है तथा नहीं भी देता है। अपने मन की मर्जी देता भी होगा, नहीं भी देता होगा, जैसे बाग बगीचा तालाब कुआं। दूसरा, सामुदायिक सांसद। वैसे सारे सांसद जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता था, जिसके अंतर्गत चरण भूमि, मंदिर, मस्जिद, समुदाय भवन, जहाँ पंचायत नहीं होता तो उसे ही कहते हैं समुदाय भवन, आदि आते हैं, जो समूह के लोगों के लिए सर्वसुलभ मतलब मुक्त है, उसे ही समुदाय सांसद कहा। अंतर्राष्ट्रीय सांसद आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभा उपलब्ध सांसद राष्ट्रीय सांसद होते हैं। किसी भी देश के सरकार को हक है कि व्यक्तिगत सांसद का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकते हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय सांसद। इस प्रकार के सांसद का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। समुद्री तट की रेखा से 2 किलोमीटर की दूरी छोड़ खुले महासागरीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सांसद कहलाते हैं।
10 तक मैंने पूरे क्वेश्चन को देख लिया। किसी और आगे की वीडियो में बताएंगे 11 से 20 तक के लिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अक्षर थोड़ा गड़बड़ा गया। तब के लिए बाय बाय।